अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा से। जनाब, इस वक्त मुल्क भर में क्रिकेट बुखार अपने उरूज पर है और सबको बेचैनी से इंतजार है शाम के 7 बजने का, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 में अब तक नाकाबिले शिकस्त कौमी शाहीन जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और नॉन स्टॉप फतुहात समेटने वाले हमारे कौमी शाहीन ऊंची उड़ान भरने के लिए मुकम्मल तैयार भी हैं। और कल होने वाले अगर सेमीफाइनल में जो मैच के बारे में अगर देखा जाए तो मिचेल की शानदार बैटिंग ने इंग्लैंड को कुचल कर रख दिया था और T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है और 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त का बदला भी वो ले चुके हैं। तो कल दोनों टीमों की जानिब से एक शानदार जो है खेल खेला गया है और न्यूजीलैंड की जानिब से हमने देखा कि डैरिल मिचेल 48 गेंदों पर 73 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं और न्यूजीलैंड तो फाइनल में इस वक्त अपनी जगह बना चुका है। जनाब, फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल कौन होगा इसका फैसला भी आज हो जाएगा शाम 7 बजे। बहुत ही ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, हम भी एक्साइटेड होंगे कि शाम 7 बजे क्या होने जा रहा है मैदान में। और दोनों टीमें ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी हैं, भरपूर तैयार है एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। ये तो बात होगी मुकाबले की। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे मसले की जो आजकल ज़बाने ज़िद्आम हुआ है और वो मसला है चीनी का। शहर में इस वक्त चीनी के हवाले से कई किस्म की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। कहीं चीनी के बहरान की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है तो कहीं लोकल चीनी और दरामदी चीनी में फ़र्क वाज़े किया जा रहा है। कहीं चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है तो कहीं चीनी में मिठास कम होने की। सफ़ेद चीनी हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा बन चुका है इस वक्त और हर फर्द किसी न किसी शक्ल में चीनी का इंटेक करता ही करता है। आलमी इदारे सेहत ने रोज़ाना 25 ग्राम शक्कर को सेहत के लिए मौजू करार दिया है। ताहम औसतन अगर देखा जाए तो हर पाकिस्तानी जो है वो रोज़ाना 62 ग्राम ये मीठा जहर अपने जिस्म का हिस्सा बनाता है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल एक सफ़ेद जहर की मानंद है जो इंसानी सेहत को तबाह करने में अहम किरदार अदा करता है। चीनी मोटापे और डायबिटीज समेत कई खतरनाक बीमारियों की भी बुनियादी वजह है और एक हालिया तहकीक के मुताबिक बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल बच्चों की दिमागी नशोनुमा को भी मुतासर कर सकता है। तो सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक है और इस सफ़ेद जहर से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, किन किन चीज़ों को चीनी के मुतबादल के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा फारूकी है, माहिर ग़िज़ा है। सारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, सबसे पहले तो बताइए कि आप चीनी के बारे में जैसे हम बात करें, एक तो चीनी मार्केट से गायब है, दूसरा बहुत ज़्यादा महंगी है और अगर इसके मुतबादल के हवाले से देखा जाए तो मार्केट में कोई अल्टरनेट है हमारे पास कि हम चीनी का इस्तेमाल ना करें लेकिन हमें कुछ ऐसा मीठा मिल जाए जो हम अपने खानों में भी यूज़ करें और जो हम लोग ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें भी यूज़ किया जा सके? वैसे तो देखा जाए तो जितने भी आप प्रोसेस चीज़ें लेते हैं हर चीज़ में शुगर किसी ना किसी अमाउंट में मौजूद है। हाँ, तो वो कॉन्स्टेंटली आप पूरा दिन शुगर का इंटेक फिर भी कर रहे हैं, चाहे आप वो वैसे किसी चीज़ में डालें या ना डालें। कोशिश ये करें कि नेचुरल फूड से जो आपको शुगर मिलता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। जैसे फ्रूट्स वगैरह में जो है आराम से आपको शुगर मिलता है, वो नेचुरल शुगर है जो आपके लिए अच्छा है। वो जो एडेड शुगर है जैसे कि वाइट शुगर जिसकी हम बात करते हैं उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया, वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं वो स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को जो है ख़राब करता है। आपकी जो है स्लो पॉइजन या फिर सफ़ेद जहर क्यों कहते हैं चीनी को? उसकी बड़ी वजह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है डेथ की तरफ एक तरह से लेके जा रहा है, क्योंकि आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। कई लोगों को जैसे एक्नी का इशू होने लग गया है, हेयर फॉल हो रहा है या फिर कोई और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया है। उसके अलावा ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों में मोटापा आ रहा है, बच्चों में मोटापा आ रहा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। क्यों कॉमन है? क्योंकि उनका शुगर का इंटेक बहुत ही ज़्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से उनकी हेल्थ तो साथ साथ हो ही रही है ख़राब, उनका जो है माइंड भी उस तरह से काम नहीं करता, फोकस नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते उस तरह से। तो इतना ज़्यादा शुगर का इंटेक अच्छा नहीं है। ठीक, अगर आपने ऑल्टरनेट की अगर आप बात करती हैं, ऑल्टरनेटिव क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? आप नेचुरली जिनके अंदर स्वीटनेस मौजूद है, जैसे कि आपके पास हनी है,
ठीक है, शहद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर उसके अपने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो आप अपनी चाय में इस्तेमाल करें या आप किसी और चीज़ में उसको ऐड करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट वो ये है, आपको पता है कि वो नेचुरली मेड है और उसमें जो है वो कोई एडिशनल शुगर नहीं ऐड है। ठीक है, अगर आपको रॉ वो मिल जाता है हनी। उसके अलावा अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, गुड़ का या ब्राउन शुगर की जब हम बात करते हैं, ये वो ऑप्शंस हैं जो सबसे कम रिफाइंड होते हैं। ठीक है, जो वाइट शुगर है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ रिफाइंड होती है, जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग से गुजरती है, उतनी ज़्यादा वो आपके लिए ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। प्रोसेसिंग जितनी भी आप किसी भी फूड की करेंगे, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म होती चली जाती है। एंड में जो प्रोडक्ट आपके पास बचता है उसमें सिर्फ स्वीटनेस है और उसमें कैलोरीज हैं और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। ऐसी कोई चीज़ आप क्यों इंटेक करेंगे जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, उल्टा आपको नुकसान दे रहा है, और आप बच्चों में भी वो चीज़ अर्ली एज पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो जी, उससे फिर बच्चों में जो है वो ज़्यादा नुकसान। और जैसे आपने बात की सारा शहद के हवाले से, एक बड़ा अच्छा हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है, लेकिन हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं। ये हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सुबह उठ के भी शहद और पानी पीना चाहिए, और वैसे भी आपको शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कितना मुफीद है हमारी सेहत के लिए। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि असली शहद कौन सी और नकली? मार्केट में इस तरह की भी चीज़ें अब आ रही हैं। जी, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि अभी मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो एक्चुअली आपको रॉ जो है हनी प्रोवाइड करती हैं, और आजकल ऐसी कंपनीज आई हुई हैं जो कि ये प्रोवाइड करती हैं रॉ हनी। बहुत सारी ऐसी भी हैं कि जो रॉ नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि सामने नहीं लिखा हुआ होगा कि भाई ये जो है ओरिजिनल है और ये फेक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई खुद ही करना है। आप रिसर्च करें, उसके ऊपर देखें कौन कौन सी कंपनीज है जो कि रॉ आपको हनी प्रोवाइड करती हैं। दूसरा ये कि इसके बेनिफिट्स इस तरह से ज़्यादा, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैग्नीशियम, इसमें थोड़ा फास्फोरस है, और कुछ जो है दूसरे पोटेशियम वगैरह जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स इसमें कुछ अमाउंट में मौजूद हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। और इसमें स्वीटनेस का भी फैक्टर है जो कि आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसको जो है किसी भी चीज़ में ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डिज़र्ट्स में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हनी को इस्तेमाल करने के। ज़रूरी नहीं है कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठ को उसको पानी में ही मिक्स करना है। कई लोग नहीं पसंद करते, तो आप पूरे दिन में उसको किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि कितनी अमाउंट में आप यूज़ करें। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्वीट है इन नेचर, जैसे हनी है या ब्राउन शुगर है आपके पास या फिर गुड़ है, तो आपने उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपके जो है दिन में अगर आप 2 to 3 टीस्पून भी यूज़ करें तो दैट इज़ इनफ फॉर। बहुत ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हनी इस तरह से जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आपकी हेल्थ के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। डाइजेशन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सफ़ेद चीनी की ही देखा जाए तो उसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें बताइए कि कौन कौन सी हमें बीमारी हो सकती है। एक तो ओबेसिटी का हम शिकार हो सकते हैं, दूसरा हमारी जो है डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा हम किन किन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं जिनका हमें नहीं पता, और हम इतना ज़्यादा मीठा इंटेक कर रहे होते हैं? बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा शुगर का इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी ऑब्वियसली। तो उसके साथ फिर आगे जाके फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ का भी इशू है, ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, हार्ट डिजीज़ का भी इशू आ सकता है। ये फ्यूचर में ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और भी बहुत सारी। ऑब्वियसली आपके सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब एक डिजीज़ होगा तो और भी ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है, फिर आगे आपकी किडनीज भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, लिवर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें स्टार्ट से ही, अगर आपने शुगर का इंटेक करना है और आपके पूरे दिन की नीड है, तो आप जो है हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ करें, और जो है कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी भी यूज़ करें। ये ज़रूरी है। ठीक है, क्वांटिटी पे भी हमें बता दें कि अगर किसी ने वाइट शुगर खानी ही है, अगर किसी के पास अल्टरनेट नहीं है इसका, तो क्वांटिटी फिर कितनी होनी चाहिए? एक दिन में कितनी हम ले सकते हैं पोर्शन? कम से कम। वाइट शुगर तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कोई भी आपको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, जहाँ तक कैलोरीज की बात है, वाइट शुगर हो ब्राउन शुगर हो, वो सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज दे रहा है। अगर आप जो है 1 टीस्पून ऑफ ब्राउन शुगर ले रहे हैं या वाइट शुगर ले रहे हैं, वो आपको सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज दे रहा है। तो फ़ायदा वहाँ पे आ रहा है कि ब्राउन शुगर में बहुत कम क्वांटिटी आपको मिनरल्स की मिल जाती है। डिफरेंस मेन इतना है, और वो ज़रा अनरिफाइंड है, वो इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं। लेकिन बहुत से लोग, जैसे आपने ब्राउन शुगर की बात की, ब्राउन शुगर इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ये शायद कम हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसा ही? हाँ जी, बिल्कुल यही है कि वाइट शुगर का निस्बतन बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ब्राउन शुगर का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है, और उससे भी बेहतर ऑप्शन अगर आपने लेनी है तो वो गुड़ है।
और उससे भी बेहतर एक ऑप्शन है वो काला गुड़ है, जिसे हम ब्लैक स्ट्रैप मोलिसिस भी कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है। ये सबसे ज़्यादा जिसके फ़ायदे हैं वो ब्लैक स्ट्रैप मोलिसिस के हैं। बिल्कुल काला गाढ़ा जो है वो गुड़ होता है। अच्छा। और वो अगर आप डेली बेसिस पे 1 टेबलस्पून भी फॉर एग्जांपल इनटेक करें, उसमें बहुत फ़ायदे हैं। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन है, वो भी सेम प्रोसेसिंग से ही बनता है जिस तरह से आपका शुगर बनता है। सिर्फ ये कि वो मोलिसिस को अलग कर दिया जाता है, उसको वो ऐड नहीं करते। थोड़ा बहुत सिर्फ 3 to 6% वो ब्राउन शुगर के अंदर एडेड होता है, लेकिन एक वो जो ब्लैक स्ट्रैप मोलिसिस है, जो काला गुड़ है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता। मोस्टली ये मार्केट में अलग से भी बिकता है। तो अगर आप वो ले लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे जैसे डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा है। कई लोगों को एनीमिया का मसला होता है तो उसके लिए वो डेली बेसिस पे वो ले सकते हैं। कई लोगों को जैसे बाल ग्रे हो रहे हैं अर्ली एज में, तो वो इनटेक करें तो वो साल भर में आपके बाल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं, आपको फर्स्ट 4 to 6 मंथ्स में उसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ब्लैक स्ट्रैप मोलिसिस का टेस्ट थोड़ा सा बिटर स्वीट सा होता है, थोड़ा हल्का सा कड़वा और मीठा होता है। आप उसको अपने स्मूदीज़ वगैरह में ऐड कर सकते हैं, डिज़र्ट्स में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट डेवलप करने वाली बात अगर आप डेवलप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये डायबिटिक्स के लिए जो है सजेस्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली स्वीटनेस होती है, तो कोई भी शुगर किसी भी तरह का डायबिटिक्स के लिए सजेस्टेड नहीं है। वो जो है इज्तिनाब भी करें किसी भी तरह का शुगर इनटेक से। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मीठे हैं या बहुत से ऐसे फूड हैं जिनमें मीठा यूज़ होता ही होता है, वो चीनी यूज़ होती ही होती है। तो क्या हमारे पास ये शक्कर यहाँ पर जो है हमारे पास शीरा या जो गुड़ की बात करें, ये ऑल्टरनेट हो सकते हैं उनके हिसाब से? डेजर्ट में, मिल्क शेक्स में, जूसेस में हम लोग ये ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारा असल में टेस्ट डेवलप नहीं है उसके लिए। अगर आप देखें ना, गुड़ का टेस्ट ज़रा डिफरेंट होता है वाइट शुगर की निस्बत। अगर आप उसको किस चीज़ में ऐड करेंगे तो वो ज़रा डिफरेंटली टेस्ट करेगा। यहाँ तक कि अगर आप चाय में भी ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप टेस्ट डेवलप करना शुरू हो जाए तो आपको उसकी आदत हो जाएगी और वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर। मुझे लगता है कि सब अब ये टाइम आ चुका है कि सबको वाइट शुगर छोड़ के, लेकिन जो लोग सदियों से ही बरसों से जो खा रहे हैं शुगर, वाइट शुगर खा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से अपने आप को स्विच करना शुगर से, वाइट शुगर से किसी और चीज़ के ऊपर जाना। वो फिर क्या करें, वो किस तरह अपने आप को स्विच करें? आहिस्ता आहिस्ता स्विच कर सकते हैं आप। अब हम भी शुरू से ही, हमारी बचपन से ये आदत डाली गई, हमें वाइट शुगर ही खिलाया जाता था। हमें हर चीज में चीनी डाल के हमें नहीं बताया गया था कि गुड़ का भी इंटेक कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करें। एकदम से करने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत डेवलप होगी। आप ये देखें, आप प्रायोरिटाइज किसको करें, आप अपनी हेल्थ को अगर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपके लिए आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्विच करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन स्विच लाजमी करेंगे व्हेन यू नो कि भाई वाइट शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू। और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी हेल्थ के ऊपर जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं। और बहुत से लोग हैं जैसे सारा चाय में या कॉफ़ी में वो अपने मीठे के लिए चीनी यूज़ नहीं करते, लेकिन स्वीटनर गोलियां जो मिलती हैं, टैबलेट्स जो होती हैं, वो यूज़ करते हैं। वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी हैं या उससे भी हमें इज्तनाब करना चाहिए? अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मोस्टली अगर आपके पास नेचुरल स्वीटनर्स मिल जाते हैं आपको मार्केट से, नेचुरल स्वीटनर्स जो है वो ज़रा कदरे बेहतर है, उनमें 0 कैलोरीज होती हैं और वो आपको स्वीटनेस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो आप अपनी चाय में या किसी चीज़ में ऐड करना चाहते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन में तो ले सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर से आप दूर रहें। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में है रिसर्च से साबित हुआ है कि वो आपको जिसे कहते हैं भूलने की बीमारी हो जाती है लोगों में। तो इस तरह के जो है इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, तो वो उनसे दूर रहें। नेचुरल स्वीटनर्स कुछ हैं मार्केट में जो कि अच्छे हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वाइट शुगर का नहीं यूज़ करना चाहते हैं। मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि कौन सा फेक है या कौन सा सही है, जिसकी वजह से आप कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से मैं बताइए, उनको किस तरह हम उनके टेस्ट जो हैं वो डेवलप कराएं, क्योंकि हम लोग दूध में भी उनको चीनी डाल के दे रहे होते हैं और बाकी सारी चीज़ों में भी उनको चीनी डाल के दे रहे होते हैं। तो उनको स्विच करना भी इसी तरह ही है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी चीज़ें जो है वो शक्कर पर आ जाएं या बाकी जो अल्टरनेट है चीनी का। आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है और वो ऐसे नहीं लेता चीज़ें कि मतलब वाइट शुगर के बगैर वो चीज़ कोई नहीं लेता, तो आप उसके अंदर दूसरी ब्राउन शुगर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट उसके लिए डेवलप होना शुरू हो जाए। एकदम से अगर आप स्विच करेंगे तो बच्चा फ़ौरन नोटिस करेगा कि भाई टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अर्ली एज में देखा जाए कि बच्चा बहुत छोटा है और आपने अर्ली एज में उसको शुगर इंट्रोड्यूस करवा दिया, तब उसके लिए स्विच आप जल्दी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे आप गुड़ को इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वैसे तो अर्ली एज में किसी भी तरह का शुगर या सॉल्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं, 1 साल का है, 2 साल का है,
अगर आपने उसको बाहर से कोई चीज़ नहीं लेके दी, ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके दी जिसमें वाइट शुगर मौजूद है, उसको नहीं पता उस टेस्ट का, आपको लग रहा है कि वो टेस्ट अगर आपके लिए अच्छा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो वो बच्चे को भी वो इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि उनको वो टेस्ट का आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो आप खुद ही उसका टेस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं शुगर के लिहाज से। सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट है। सारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब सफ़ेद चीनी के हवाले से कि कौन सी चीनी ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए, मीठा कौन सा अच्छा है हमारे लिए, तो उसके ऑल्टरनेटिव भी आप लोगों को हमने बता दिए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि चीनी इस वक्त मार्केट से गायब है। तो सारे परेशान हैं कि अगर हमने मीठा पकाना है तो हम क्या यूज़ करें चीनी के अलावा, तो वो हम आपको ऑप्शंस दे चुके हैं। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। आप वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। और इस सेगमेंट में हम जिक्र करते हैं लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से। तो लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो कभी बागों का शहर कहलवाने वाला लाहौर आलूदगी की अलामत बनता जा रहा है। वो शहर जिसकी सफाई और खूबसूरती की मिसालें दुनिया में दी जाती थी, एक माह में कई बार आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त आ चुका है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह स्मॉग है जो अपने डेरे जमा चुकी है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर में कई ऐसे इलाके भी मौजूद है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 600 से भी ज्यादा हो चुका है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र भी समझा जाता है। तो लाहौरियों की स्मॉग के मसले से क्यों जान नहीं छूट रही है, महकमा माहौलियात इस हवाले से क्या क्या इकदाम उठा रहा है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए माहौलियात हैं बाऊ मोहम्मद रिजवान साहब हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास ने भी। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और जुनैरा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, आपसे ही स्टार्ट करेंगे। हम देख रहे हैं कि हर बढ़ते साल के साथ लाहौर में जो स्मॉग का मसला है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो हमें बताइएगा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस आलूदगी को मजीद ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। 1997 में एक अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने यहाँ पर एक सर्वे किया था। ठीक। उसके मुताबिक जो हमारी पोल्यूशन है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जिसका शेयर जो हमारी व्हीकल्स हैं पोल्यूशन में उनका शेयर है 43%। ठीक है। उसके अलावा जो स्ट्रबल बर्निंग होती है उसका 23%, और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके धुएं का 23%। बाकी जिस तरह हम लापरवाही से शहर में कूड़े को आग लगा देते हैं और उसका कोई प्रॉपर हमने हल नहीं सोचा हुआ। सबसे ज़्यादा जो लीथल और ख़तरनाक चीज़ है वो है व्हीकल एमिशन। ठीक। आपने ये देखा कि इस तकरीबन 1-1.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने यूरो 5 का ऐलान किया। यूरो 5 इज़ द टाइप ऑफ फ्यूल जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। ठीक। और अब लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने एक रेवोल्यूशनरी इकदाम उठाया जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है। अब 2 डेज़ बैक मैंने एक सर्विस स्टेशन का भी इफ्तिताह किया जो कि द वेरी फर्स्ट वन इन लाहौर, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करेगा। ठीक है। देखिए, जो अब तक की सूरत हाल है पोल्यूशन की, मैं उसको स्मॉग नहीं कहूँगा, मैं उस पर भी थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा इसके बाद। ज़रूर। ये जितनी भी अब तक हुकूमतें आ चुकी हैं या जितना भी ऐसा गुजर चुका है, ये नहीं कि सिर्फ एनवायरनमेंट के लिहाज से हमने ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली हमने किसी भी चीज़ में कोई प्लानिंग नहीं की। ठीक है। मैसिव कंस्ट्रक्शंस की गई लास्ट गवर्नमेंट में, और उसकी वजह से हमारा जो ग्रीन एरिया है वो बहुत कम हो गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया तय कर दिया हाउसिंग सोसाइटीज़ का, और अब हम ये जो रावी पे एक नई लोकेलिटी बन रही है उसमें हम ऊपर जा रहे हैं फैलने की बजाय, ताकि हम अपनी जो ग्रीनरी है उसको बचा सके। बिल्कुल। उसके अलावा जो मैंने आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिक्र किया, और आप ये देखिए कि अगर 43% जो कि पोल्यूशन में हिस्सा है, अगर उसको हम मिनिमाइज कर सकें तो इट विल बी अ रेवोल्यूशन। ठीक।
और उसके बाद जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि बिल्कुल इट टेक्स नथिंग, मीन बिल्कुल एफर्टलेस काम है अगर हम खुद से ये फैसला कर लें कि हमने कूड़े को एक स्पेसिफिक जगह पर उसको हमने डंप करना है, उसको हमने जलाना नहीं। बाकी रह गया ये जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, ये जो हमारी फैक्ट्रीज का धुआं है, तो मैं बड़े अफसोस से ये बताना चाहूँगा कि 1997 में ये महकमा बना, लोकल गवर्नमेंट से अलग हुआ। तब से 3 years बैक उस वक्त तक हम फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो फॉलो कर रहे थे। अब टेक्नोलॉजी बहुत नई आ गई है, अब बहुत सी फैक्ट्रीज नई लग चुकी हैं, हमें उनको अपडेट करते रहना चाहिए था वक्त के साथ, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त मैं आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ थी, जो कि एमिशंस बड़े हार्मफुल हैं, जिनका सेहत पर जो मिनिमम इफेक्ट है वो कैंसर है, दैट इज़ कॉल्ड हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। लेकिन सर जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, और अगर ये सारी चीज़ें फिर भी कंट्रोल हो गई हैं, तो फिर भी इतनी स्मॉग कहाँ से आ रही है? ये मसला क्यों नहीं हल होता जा रहा? ये मतलब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमें कम होता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए पहली बात तो ये कि जैसे जब कोरोना आया जी, तो उसके सिम्टम्स जो बताए गए, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, अब ये जिसको सिम्टम्स हो गए वो एकदम उसके असाब पे सवार हो गया कि मुझे कोरोना हो गया, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल। और वो 80% लोगों को सिर्फ नज़ला जुकाम ही था, कोरोना नहीं था। अब हम थोड़ी सी भी फॉग भी देख लें अगर, तो हम कहते हैं ये स्मॉग हो गई। बेसिकली स्मॉग इज मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। अब दिन के वक्त स्मोक तो होता नहीं है। अब दिन के वक्त आज भी मैं सुबह जब गया तो इट वाज फॉगी अ बिट, थोड़ा सा वीएन, थोड़ा सा लाइक मीन इट वाज नॉट दैट क्लियर। लेकिन 1.5 घंटे के बाद जब उसमें, मेरे ख्याल से फॉग की निस्बत स्मॉग बहुत ज़्यादा है, हम लोग यही देख रहे हैं। लेकिन जुनैरा आपसे पूछना चाहूँगी, आप तो इस हवाले से बात भी करते रहते हैं, हमें रोज़ अपडेट भी करती हैं कि क्या बाहर फ़ज़ाई आलूदगी चल रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना चल रहा है, आपको क्या लगता है, इदारे क्या कहते हैं, ज़्यादा ज़रिया क्या है फ़ज़ाई आलूदगी का? व्हीकल्स हैं यहाँ पर, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो धुएँ निकलते हैं वो हैं? बिल्कुल, अगर इसमें थोड़ा सा मुनीबा ये देखा जाए कि सारा साल जो है ना ज़िला इंतज़ामिया हो गया, महकमा माहौलियात हो गया, आराम कर रहा होता है। अच्छा, पॉलिसीज़ ज़रूर बन रही होती हैं कि हम स्मोक से पहले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर जब स्मोक सर पे आ जाती है ना, तो उसके बाद एकदम आज शुरू हो जाते हैं, भट्टे बंद करवा दें, जो फैक्ट्री के धुएँ हैं उसको रोक दिया जाए, या बहुत ज़्यादा जब स्वेरिटी आ जाती है तो बिल्कुल फैक्ट्रीज़ भी वो बंद करा दी जाती हैं जिनका धुआं बाहर आ रहा होता है। और इस तरह से व्हीकल्स, जैसे कि सर ने भी बताया कि एक मेन एलिमेंट है। और अभी कुछ दिन पहले लाहौर न्यूज़ ने ही ये रिपोर्ट किया कि हमारे पास ऐसा आला ही मौजूद ही नहीं है कि हम ये चेक करें कि ये जो व्हीकल है ये सेहत बख्श है शहरियों के लिए, जो इसमें से धुआं निकल रहा है किस हद तक निकल रहा है और इसको रिपेयरेंस की इसको ज़रूरत है कि नहीं। तो हमारे पास तो ऐसे आलात ही मौजूद नहीं है। 3 साल से स्मोक कमेटी भी बनाई गई, मुख्तलिफ उसमें भी पॉलिसीज़ में अमेंड किया गया, और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे किया जा रहा है, उसको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। जो भट्टे मालिकान हैं, इसमें हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे डिपार्टमेंट को। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में ये है कि जब तक सर पे खड़े होकर करवाओ नहीं तब तक होता नहीं है। नहीं होता। तो महकमा माहौलियात की टीम्स अभी तो हमें बाहर दिख रही हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि कल से खुद भी ये फील्ड में जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम हो रहा है। लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए कि पूरा साल में हमारी क्या प्रोग्रेस रही स्मोक कंट्रोल करने के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने हर जगह ये कहा जी शजरकारी हो जाएगी तो उसके बाद स्मोक थम जाएगी। लेकिन आज जफर अली रोड पे सबसे ज्यादा स्मोक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है 626 ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रीनरी भी स्मोक को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती है जब तक हम बाकी एलिमेंट्स को भी कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इस लिहाज से भी अब देखना पड़ेगा कि ग्रीनरी तो लग रही है, दरख्त भी लग जाएंगे, लेकिन व्हीकल्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली अगर देखें तो जब स्मोक बन जाती है वहाँ पर, तो एक दिन ऑड नंबर चलते हैं, एक दिन इवन नंबर चलते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी जो है स्ट्रेटजी काफ़ी अप्रिशिएट की थी।
लेकिन अभी तक लाहौर में एज सच, क्योंकि लाहौर सबसे ज्यादा आलूदा तरीन कहा जाता है, जैसे दिल्ली जो बिल्कुल ऐसे ही सर-ए-फ़हरिस्त आता है रहता है लिस्ट में। तो लाहौर में ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं अपनाएगी कि कितनी व्हीकल्स रोड्स पे आए, कितनी ना आए, लोग लोकल उनमें से ट्रांसपोर्ट कितनी जो है जो मेंटेन होने के काबिल हैं या जिनको कर सकते हैं। सर इक्विपमेंट्स की जैसे बात की जुनैरा ने, हमें बताइएगा इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं जिससे हम नाप सकें कि कितना एक क्वालिटी इंडेक्स है, ये डाटा जो हमारे पास मौजूद होता है? जी, बेशक वसाइल की कमी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक अर्ज़ करता चलूँ, आप बेशक किसी एक्सपर्ट से आप ये पूछ सकते हैं कि जो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी फरमा रही हैं, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स पे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि हम सांस ले सकें। ठीक। उसमें मैं ये अर्ज़ करता चाहूँ कि जो हमारे बाकी दोस्त हैं मेहरबान, जो NGOs जो हैं जिन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हुए हैं, जी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं लगाए गए। ओके। दूसरा, उनकी कैलिब्रेशन नहीं की गई। ठीक। वो मैं इतनी अथॉरिटी से इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले 2 दिनों में मेरी जो लैब की टीम है उन्होंने 3-4 विजिट किए हैं एयर क्वालिटी मॉनिटर्स। ठीक। और उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पाया गया। सिर्फ ये जो अमेरिकन कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी जो उन्होंने लगाया हुआ है मॉनिटर, वो हमारे रिजल्ट से कंपैरेटिवली बहुत करीब है, लेकिन आप ये देखिए कि वो किस जगह पर लगा हुआ है, यानी कि वो हर वक्त वहाँ पर ट्रैफिक हर वक्त तकरीबन जैम रहती है। तो उसका अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आप 398 बता रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जफ़र अली रोड का 600 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि साफ जाहिर है कि वहाँ पर जो एयर क्वालिटी मॉनिटर हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स दे रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको गलत तरीके से इंस्टॉल किया गया और उसमें बहुत बड़ी कोई फ़नी खराबी। तो क्या ये जो जिस बारे में आप बता रही हैं, फिर क्या प्राइवेट डिटेक्टर्स उन्होंने लगाए हुए, इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, वो आप लोगों के अंदर नहीं आते? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल क्यों नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लास्ट 2 डेज़ में हमने जो चेक किए, हमने रिक्वेस्ट कर दी है कि उनको बिल्कुल बंद किया जाए, या उनको अगर आप लगाएं तो आप उनको ठीक तरीके से इंस्टॉल करें और आप मेक श्योर कि वो ठीक तरीके से काम भी कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से जब हम गलत एयर क्वालिटी इंडेक्स देते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने लोग जो हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं उनको हरासा कर रहे हैं, बिल्कुल। और सबसे उसके अलावा हम अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो ये कोई खिदमत नहीं है। मैं तो हर जगह पर ये अर्ज कर चुका हूँ, अगर आपके जो भी रिजल्ट्स हैं वो ठीक हैं, हम उनको कबूल करने के लिए भी तैयार हैं और हम अपनी गलती भी तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर इस तरह से गलत रीडिंग दी जाएगी और सिर्फ इसलिए कि आप किसी को नीचा दिखाएं, तो कोई मसला नहीं है, मुझे नीचा दिखा दें, लेकिन आप ये सोचिए कि आप अपने मुल्क की किस कदर बदनामी कर। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 24 आवर्स का एक्यूमुलेटिव होता है। ठीक है। किसी 1 घंटे का या किसी स्पेसिफिक टाइम का एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं, लाइक 24 आवर्स का वो देखा जाता है, और डिफरेंट सारी जगहों का, लाइक बादामी बाग का भी लिया जाएगा, ओके। ये जो शिमला पहाड़ी है इसका भी, कैंट का भी, गुलबर्ग, हर जगह का। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे लाहौर को कह दें कि ये है, तो वो गलत होगा। बिल्कुल है। दूसरा सर, अगर भट्टों की तरफ आ जाएं तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी भट्टे जो हैं वो हो चुके हैं कन्वर्ट जो है नई टेक्नोलॉजी, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर, लेकिन फिर भी कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि ये अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज करूँ कि जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है वो बेशक अभी एब्सोलीट हो गई है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम कोर्ट के लिए हमने बिल्कुल तमाम भट्टा मालिकान को ये कह दिया कि हमारा मकसद है आप एमिशंस कंट्रोल करें। ठीक है। टेक्नोलॉजी आप जो भी यूज़ करें, अब तो बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, तो दिस इज़ नॉट अ कंपल्सन। जब तक हमारा पर्पस सॉल्व होता है, हम ये देखते हैं अगर भट्टे अपने एमिशंस को कंट्रोल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो ज़िगज़ैग से अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए, दैट इज़ फॉर बेटर फॉर अस। और जहाँ तक फरमाया कि पूरे साल में हम वो कार्रवाई नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर वक्त फैक्ट्रीज़ को और गाड़ियों के एमिशंस को, हर चीज़ को चेक करते हैं,
अब आजकल ये होता है कि क्योंकि हवा बिल्कुल बंद होती है, मॉइस्चर होता है हवा में, और हवा टेम्परेचर भी लो होता है, तो इवन डस्ट पार्टिकल्स वो उस नमी में मिलकर, धुआं अगर नहीं भी है और बाकी हैज़ार्डस चीज़ें नहीं भी हैं, तो सिर्फ आपके डस्ट पार्टिकल्स जब उड़ते हैं तो नमी के साथ मिलकर हवा क्योंकि ठहरी होती है तो हमारी विजिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये ऐसी ट्रिकी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने अवाम को भी बतानी चाहिए और ख़ुद भी इसको, ताकि एक इस तरह से हरासमेंट ना फैल जाए कि स्मॉग होगी, अब पता नहीं किस तरह सांस लेंगे, क्या होगा। बेशक आलूदगी अपनी जगह पर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आलूदगी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है किसी वक्त में, जब आप देखें रात को जब हैवी ट्रैफिक आती है अब उसमें, लेकिन एक ख़ास हद तक हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें एक ख़ास हद तक एनवायरमेंटल कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आप हिस्ट्री देखें, इंग्लैंड में जब जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जब इंग्लैंड वाज डेवलपिंग, तो वहाँ से अगर कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर उस जगह से गुजरता था, तो ये हिस्ट्री में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उसके सारे सफ़ेद कपड़े काले हो जाते। और अल्लाह का शुक्र है हम उस स्टेज से काफ़ी गुजर चुके हैं, लेकिन बहुत सा काम होने वाला है, इसमें किसी किस्म का ज़रा भी मुझे शक नहीं है। और हम अपने महदूद तरीन वसाइल में रहते हुए अपनी भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और अगर आप ये देखिए, जब से आज से 1 साल पहले कम गाड़ियाँ थी, उससे 1 साल पहले कम फैक्ट्रीज थी, कम गाड़ियाँ थी, हर चीज़ कम थी। और अगर आज भी पोल्यूशन उस जितनी है या उससे कम है, तो इसका मतलब वी आर वर्किंग। अदरवाइज जिस रफ्तार से फैक्ट्रीज या गाड़ियां बढ़ रही थी, पोल्यूशन भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जुनैरा, आपसे पूछना चाहूंगी, हमें बताइएगा लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्या वो एक जिम्मेदार शहरी होने का मतलब जो एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर वो निभा रहे हैं? जिस तरह गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, हम सड़कों पर देख रहे हैं, देन कूड़ा वो लोग जला देते हैं, तो उनकी तरफ से क्या ये चीज़ें या जवाब बताया जाता है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मुनीबा, क्योंकि हम जो है ना पाकिस्तानी हर चीज़ में मुतल्लका डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे कि हम लोग भी बात कर रहे हैं कि इनके पास हालात मौजूद नहीं है। अब अगर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है या उसके कोई इंजन का प्रॉब्लम है या धुआं ज़्यादा छोड़िए, तो बीइंग अ सिटीज़न मेरा अपना भी ये राइट है कि मैं अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस कराऊं। जब मैं मेंटेनेंस करा लूँ तो धुआं कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम अपने हिस्से का भी जो वो बोझ है ना, वो भी मुतल्लका डिपार्टमेंट पे फेंक देते हैं कि भाई जब तक वो मुझे निशानदेही नहीं करेगा ना, तब तक मैं नहीं ये काम करने वाला। क्योंकि मैं हर जगह हम लोग को गुजरना होता है। ज़्यादातर आप फतेहगढ़ क्रॉस करके जाएं तो जगह जगह कूड़े के ढेर जल रहे होते हैं। या अभी मैं कुछ दिन पहले सगिया के करीब से गुजर रही थी, वहाँ पे भी कूड़ा जल रहा था। और फिर जब उनसे पूछ लो हम क्या करें इसका, ज़िले इंतज़ामिया को फ़ोन कर देना, वो आके उठा ले। मतलब आप इसको कहीं डिकम्पोज कर दें, कहीं दूर फेंक दें अपने रेडी के। और स्पेशली ये जो फ्रूट की रेडियाँ लगी होती हैं छोटी छोटी, इन्होंने पास ही जला देनी है और वहीं खड़े हैं, और ये नहीं इन्हें पता चल रहा कि उस चीज़ की जो प्रोड्यूस हो रही है स्मोक, वो आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन हम क्योंकि शहरी भी कुछ इस हवाले से गफलत का शिकार हैं, जो हमारे राइट्स हैं हम उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जो है हर चीज़, अब देखें जैसे ये स्मोक उठती है तो महकमा माहौलियात और महकमा मौसमियात की कंपोजिशन भी बन जाती है कि वो कहते हैं जी बारिश नहीं होती। अब देखें इसका सोल्यूशन एज सच ये नहीं है कि अभी कुछ किया है और अभी रिजल्ट आ जाएगा। वो हो सकता है कि 3 दिन बाद, शायद अगर हम आज कह देते हैं कि 2 दिन के लिए गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो शायद इसका रिजल्ट हमें तीसरे या चौथे दिन मिलेगा, फौरन नहीं मिलेगा। लेकिन वो चाहते ही हैं कि जी ऐसे फौरन से कोई कार्रवाई हो जाए कि स्मोक भी खत्म हो जाए, लेकिन हमारा भी कंट्रीब्यूशन ना हो। तो शहरियों को भी चाहिए कि वो अपने अपने हिस्से का जो काम है वो ज़रूर उसको करें, क्योंकि हर चीज़ डिपार्टमेंट पे नहीं डाली जा सकती। वो अपनी जगह ज़रूर काम करें, लेकिन शहरी जब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तब तक मेरा नहीं ख्याल कि स्मोक पे काबू पाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंतज़ामिया के साथ साथ हमें भी अपना जो एक रोल प्ले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, जिस तरह हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते हैं और PTI हुकूमत ही बहुत ज़्यादा बात करती है इस हवाले से, तो आप लोगों के पास अब आगे के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से कौन से ड्रास्टिक प्लान्स मौजूद हैं, ये पॉलिसीज़ आप लोग बनाने जा रहे हैं? क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है अब आप लोगों के पास भी। देखें, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। ये जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है हमारी, अब आई एम नॉट फ्लैटरिंग एनीवन, आई डोंट हैव टू, नाउ दिस इज़ कॉल्ड लाइक आई मीन ये एक बड़ी सेहतमंद गुफ्तगू हो रही। बिल्कुल। देखें, मेरा और आपका ये हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को एजुकेट करें। ऐसे है।
अब यहाँ पर बैठ के अगर हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स को ही क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर लोग यही तासुर लेंगे कि काम है ही इनका, उन्हीं का है, बिल्कुल हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एग्जैक्टली। है। और ये एक सदका जारिया है जो अभी हम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करता चलूँ कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स पे अगर इकट्ठी होकर ये चाहें कि हम पोल्यूशन ख़त्म कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे ही कि वो कर सकें। जब तक इस माशरे का हर एक फर्द अपना फ़र्ज अदा नहीं करे। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। और ये देखें, सिर्फ एक सोच है, हमने अपने अंदर, अपने अवाम के अंदर एक बिहेवियरल चेंज लेके आना, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। अब एक 50 या 60 साल का बंदा, उसमें आप बिहेवियरल चेंज लाने के लिए अगर आप ये सोचें, जैसे मैडम ने फरमाया कि ओवरनाइट चेंज आ जाए, दिस इज एक ड्रीम हो सकता है, ये फैक्चुअल बात नहीं ऐसे ही है। मैं भी यही अर्ज करना चाहूँगा कि आप हर फर्द इसको फ़र्ज समझ के अदा करें। और सिर्फ अगर ये सोच लें ना हम, जैसे मैं एक सोच लूँ कि अगर ये फ़ज़ा आलूदा है तो सबसे पहले मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे बुजुर्गों ने इसमें सांस लेना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं उसी वक्त शुरू हो जाऊंगा, कॉन्शियस हो जाऊंगा अपने फराइज अदा करने। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारा घर जब गंदा होता है या कोई माहौल ख़राब होना शुरू होता है तो हम अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपना जो बाहर का माहौल है, हमारा पाकिस्तान का जो इक्वालिटी इंडेक्स है, उसको भी बेहतर करने के लिए हमें भी अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देनी चाहिए, ताकि हम लोग सिर्फ उनके ऊपर बोझ ना डालें जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बनती है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बाव मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वजीर हैं बराए माहौलियात। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद थी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जुनैरा आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, स्मॉग के हवाले से हमने बात की है, क्लाइमेट के हवाले से हमने बात की है, मजीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बेशक सारी बड़ाई उसी ज़ात के लिए जो दोनों जहानों का बनाने वाला है, और दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके बाद मज़ाहिब के नज़ूल का रास्ता बंद हो चुका है। और कुरान पाक दीन इस्लाम की नुमाइंदा किताब है जो ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल रहनुमाई मुहैया करती है, और दुनिया भर के इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के असूल भी बताती है। और हमारी ज़िंदगियाँ तभी अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हो सकती हैं जब हम ना सिर्फ खुद कुरान पाक को पढ़ें तर्जुमे और तफसीर के साथ और समझें उसको, बल्कि दूसरों को भी समझने में मदद दें। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो पेशे के लिहाज से तो माहिर कानून और बैरिस्टर हैं, लेकिन ऑनलाइन कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ाते हैं, और वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में। कुरान पाक को अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाने का ख्याल कैसे आया उनको, और उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद मोहसिन मोहसिनी है, माहिर कानून है और मजहबी स्कॉलर भी हैं। अहमद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? प्लेजर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, आप कानूनदान हैं, लेकिन कैसे ख्याल आया कि आपने जो है कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ाना है, वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में, क्योंकि इस तरह की मिसाल आज तक हमें अपने इर्द गिर्द नहीं मिली है? सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला देखिए जी कुरान पाक में ही फरमाता है अफला यतदब्बरुल कुरान, और वो कुरान गौर फिक्र क्यों नहीं करते। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और फिर उसको आगे लोगों तक पहुंचाए। सोक्रेटिस ने कहा था कि लाइफ विदाउट इंक्वायरी इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर अ मैन। सोक्रेटिस ने कहा था कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग इंक्वायर, और वो इंक्वायरी हमें कुरान से बेहतर कहाँ से मिल सकती है। बिल्कुल। मैं जब इंग्लैंड में था, मेरा LLB LLM बार सारा इंग्लैंड से है। ठीक। मैं जब इंग्लैंड में था तो देयर वाज दिस कॉमन प्रॉब्लम दैट आई केम अक्रॉस। जब इस्लाम के ऊपर बात करते थे तो द पीपल, उनके पास कुछ मवाद होता नहीं था इन डिटेल इन इंग्लिश कुरान के ऊपर।
ठीक है, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांसलेशंस मिल जाती हैं, बिल्कुल, मगर आपको उसकी एक्सेजीसिस, डिटेल्ड इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, वो आपको नहीं मिलती। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि जो मेरे पीर मुर्शद सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी वो जो तफसीर उर्दू में कर रहे हैं, हम उसको इंग्लिश में भी डिलीवर करना शुरू कर दें। ठीक। तो ये सारा एक उसका एक बैकड्रॉप है जिसकी वजह से आई ट्रांसपायर्ड इन डिलीवरिंग लेक्चर्स इन इंग्लिश। तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है सोशल मीडिया पर, और उनसे कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है जब आपने ये स्टार्ट किया? माय टारगेट ऑडियंस देखें, सबसे पहले तो देखिए दुनिया के अंदर तकरीबन 24% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, तो दैट मेक्स अप 1/4 ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो उर्दू स्पीकिंग नहीं हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो इंग्लिश समझने वाले हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं, जब आप उनको कोई बुक उर्दू में देते हैं तो दे कांट रियली रीड दैट, ठीक है, वो कहते हैं आप हमें इंग्लिश में डॉक्यूमेंट दे दें तो वील बी गुड टू गो, ठीक है। तो ये एक वैक्यूम है हमारे दुनिया के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग मुस्लिम्स जो हैं ये ज़्यादा है, और उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना भी ज़रूरी है। हमारे कुरान पाक की तफासिर आपको अरबिक में मिल जाएंगी, पर्शियन या उर्दू में मिल जाएंगी, इंग्लिश में नहीं मिलेंगी। अच्छा। एक हमारी ऑडियंस वो मुस्लिम्स हैं जो उर्दू नहीं समझते, दूसरी हमारी ऑडियंस हर वो नॉन मुस्लिम भी है जो कुरान को ज़्यादा कुरान के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना चाहते हैं। तो ये आपने इंग्लैंड में रहकर ये ख्याल आया कि मैंने इंग्लिश में ही और इंग्लिश लोगों को ही टारगेट करना है जो ज़्यादा इंग्लिश समझते हैं। मैं जब इंग्लैंड में था मैंने तभी से रिकॉर्डिंग्स शुरू करवा दी थी ऑन दीज इस्लामिक टॉपिक्स इन इंग्लिश। तब से चल रहा है जी ये साथ साथ, तो साथ हमारी पढ़ाई होती थी और लीगल प्रैक्टिस होती थी, साथ ही हम ये भी कर लिया करते थे। लेकिन कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मुझे तकरीबन जी 2 से 3 साल का अरसा हो गया ये वीडियोस के अंदर एंगेज होते हुए। अच्छा, और लोगों को जो है कुरान पाक पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी? बिल्कुल, हम देखें 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारा प्लान है तफसीर को डिलीवर करने का। ठीक। हम सबसे पहले तो तफसीर कुरान को हम उर्दू के अंदर डिलीवर करते हैं जो हमारे पीर मुर्शिद करते हैं, उसके तकरीबन 900 ये भी ऑप्शंस हैं जी, ठीक है। हम साथ साथ साइमल्टेनियसली उर्दू को भी लेके चल रहे हैं। ओके। 900 लेक्चर्स उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ हम साइमल्टेनियसली इंग्लिश के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। थिर्डली हम वॉल्यूम्स की शक्ल में, प्रिंट के शक्ल में भी हम तफसीर को लेकर आ रहे हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इट विल मेक अप लाइक अ 15 बुक्स वॉल्यूम, इट विल बी अ बिग वॉल्यूम। तो हम कर रहे हैं जी 4 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है। तो कितने लोग आपके साथ इस चीज़ में मुंसलिक हैं, जो आप एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं आपके काम? दिस इज नॉट अ वन मैन आर्मी टू बी ऑनेस्ट। मेरे साथ आई डू हैव अ टीम ऑफ 10-15 पीपल जो मेरे साथ कर रहे हैं। वी हैव अ रिसर्च डिपार्टमेंट, हमारा मोहसिन आजम रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर काम कर रहा है। ठीक। उसके अंदर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इस्लाम का हम आगे जो वेस्टर्न सोसाइटी है हम उनको देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक मोहसिन आजम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ से हम लोग ये काम लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप बैरून मुल्क भी रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बताइएगा कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो कितना मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम है वहाँ तक अपना पैगाम, इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए, या अभी भी वो एक गैप जो मौजूद है हमारे में और उनमें? You see, there is this inherent gap, अभी भी है। ये हमारी कई कोशिशें हो रही हैं। अगर इंग्लैंड की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंग्लैंड में इज दैट ऑफ मुस्लिम, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम के लिए बहुत काम किया जा रहा है, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े इफेक्टिवली काम कर रही हैं, मगर मेरा ये नज़रिया है कि इंग्लिश के अंदर पैगाम को देना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर वहाँ पर भी काम कम हो रहा है। जब हम तफसीर की बात करते हैं, तफसीर क्या है? कुरान पाक की एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन है, एक्सेजीसिस है, ठीक है ना, उसके ऊपर काम हो ही नहीं रहा। और मेरा ये एनालिसिस कहता है कि हम लोग पहले लोग हैं जो इंग्लिश के अंदर तफसीर को डिलीवर कर रहे हैं। आज से पहले किसी ने डिटेल्ड लेक्चर्स के थ्रू कुरान पाक की तफसीर को डिलीवर किया ही नहीं, ठीक है। और बड़ा अरसा गुजर चुका है, आप देखिए कई स्कॉलर्स गुजरे हैं, मगर किसी ने कुरान पाक की
तफसीर को डिटेल में बयान ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर सवाल भी यही उठता है कि क्या हम लोग मुसलमान हैं और हम अपने दीन के बारे में इतना जानते हैं कि उसका सही रुख और उसका जो चेहरा है वो हम लोग दुनिया के सामने लेकर आ सकें? अनफॉर्चुनेटली नहीं। जो हमारे डीप रूटेड स्कॉलर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, मेजॉरिटी को। जब मैं वेस्टर्न सोसाइटी की बात करता हूँ, मेरा वहाँ से काफ़ी ताल्लुक है, हम लोगों के अंदर एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक गैप हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है और इसको काउंटर करने का तरीका यही है कि इस्लाम को सही तरीके से पढ़ा जाए, उसकी इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया जाए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे इस्लाम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकॉनोटेशंस हैं कि फॉर इंस्टेंस इक्वालिटी के ऊपर इस्लाम को बड़ा ब्लेम किया जाता है कि इस्लाम जो है इक्वालिटी डिलीवर नहीं करता, फर्निश नहीं करता, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, और किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है मा सवाए तकवा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हज़ारों साल पहले ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब हम वेस्टर्न सोसाइटी को देखते हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद 1800 मिड 1800s के बाद आकर तो इस राइट को रिकग्नाइज करना शुरू किया था कि ये ब्लैक के जो ब्लैक हैं उनके भी कोई राइट्स हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह एक मुस्लिम्स के ऊपर जो एक एलिजेड क्लेम किया जाता है, एक एलिगेशन पुट फोर्थ किया जाता है, ये वुमेन राइट्स को फॉर इंस्टेंस अपहोल्ड नहीं करता इस्लाम, ठीक है। ये भी एक इल्ज़ाम है। मैं वेस्टर्न सोसाइटी की ही बात करता हूँ और मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं आपको इंग्लैंड का एक केस बताता हूँ जी। आर वर्सेस वेब का केस हमारी नज़र से गुजरा। ये अर्ली 90s का केस है, आप नोट कीजिएगा, अर्ली 90s का। उसके अंदर इंग्लैंड की कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि जी अ वुमेन वांट्स टू बी अ लॉयर, कैन शी बिकम अ लॉयर। एक औरत जो है वो वकील बनना चाहती है, क्या वो लॉ के मुताबिक वकील बन सकती है? तो जज ने उस केस में फैसला दिया कि एक वुमेन जो है वो वकील नहीं बन सकती, और उसने रीजनिंग ये दी कि एक वुमेन जो है वो एक इंसान नहीं है। अच्छा, ये इंग्लैंड का लॉ था। इंग्लैंड का लैंड लॉ देख लें, इंग्लैंड का जो लैंड लॉ है जिसको प्रॉपर्टी लॉ भी कहते हैं, हमारा इस्लाम तो औरत को प्रॉपर्टी राइट्स देता है, हजारों साल पुरानी बात है, देता है। 18th सेंचुरी को उठाकर देख लें, वुमेन के पास राइट्स नहीं थे कि वो लैंड ओन कर सके, ठीक है ना। ये 18th-19th सेंचुरी के बाद हुआ है कि वुमेन जो हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स इंग्लिश गवर्नमेंट ने अफोर्ड किए। ये एक डायलेमा है कि लोग हमारे इस्लाम के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं बगैर इस्लाम के ऊपर कॉन्टेम्पलेट किए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कुरान पाक की तर्जुमा या तफसीर या हदीस को अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुस्तनद तर्जुमा करके जो बाहर के मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई काम कर रहे हैं? आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आपके अलावा कोई ऐसा इदारा मौजूद हो? देखें, पाकिस्तान में बहुत इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो इस्लाम की प्रोपगेशन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मगर जब बात आती है एक्सीजीसिस के ऊपर, एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो उसमें लैग कर रहे हैं। अभी एक वैक्यूम है, और यही वैक्यूम की वजह है कि हमने कोशिश की। तो ये वैक्यूम जो है ये एक इनहेरेंट है सिस्टम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपसे अहमद आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में या दूसरे पहलू के बारे में पूछा जाए, तो आपको एक अवार्ड भी मिला हुआ है बाहर से, इंग्लैंड से, उसके बारे में भी बताइएगा, वो किस हवाले से आपको मिला और क्यों मिला वो? जी, पॉल हिम एजुकेशन अवार्ड है, वो हमें मिला था द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन की तरफ से। तो मैं 2-3 स्कॉलरशिप्स के लिए मैं नॉमिनेट हुआ हूँ। अच्छा, तो उसमें से ये एक अवार्ड है जी जो मुझे मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको लिंकन्स इन की हिस्ट्री के अंदर ये अवार्ड पहली दफ़ा मिला है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आपका? वंडरफुल एक्सपीरियंस थी। तो बस बीच में कोविड हो गया तो बस डिफरल्स वगैरह आ गए, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। अच्छा, मेरा LLB, अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेड, स्पेशलिज्म, बार सारा ही इंग्लैंड से हुआ और विद डिस्टिंक्शंस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे रूमी कहते हैं कि लाइफ
is the name of balance. It is maintaining balance in your life. ठीक है ना, तो वो बैलेंस रखने की कोशिश है जी, कि जैसे हमारे पीर मुर्शिद सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन नबी यूसुफी फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि बेटा दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। और इलामा इकबाल अलैहि रहमा अभी उनका गुजरा है 9 नवंबर में, बिल्कुल। उन्होंने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो he was a barrister and he was an intellectual person, ठीक है ना, PhD डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, मगर उनकी कहानी का जस्ट ये था कि वो वफा करने के लिए कह रहे हैं, तो किससे कह रहे हैं? वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम उनके दीन के साथ, तुम उनके पैगाम के साथ वफा करो, बिल्कुल दुनिया भी मिलेगी और दीन भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अहमद, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं और किस हवाले से आपने चीज़ें करनी है, पाइपलाइन में मौजूद हो? फ्यूचर के हवाले से जी मेरा एक तो लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेरा प्लान है टू अल्टीमेटली एक्सेल इन माय लीगल करियर एनीवे, ठीक है। और साथ एक्सेजीसिस जो है दैट इज माय मेन फोकस एट द मोमेंट। हमारी कोशिश है कि हम कुरान पाक की तफसीर को जल्द से जल्द कंक्लूड करें और इसका प्रिंट वर्जन भी लेकर आएं, ठीक है, और अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को भी कंक्लूड करें। ठीक है, मैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये सारा जो भी आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बैरिस्टर अहमद मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कुरान पाक की जो तफसीर है उसका तर्जुमा है अंग्रेज़ी ज़ुबान में लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो बैरून मुल्क भी रहते हैं और जो पाकिस्तान में भी रहते हैं। और इस हवाले से मज़ीद भी इस पर काम किया जा रहा है, जो मार्केट में जल्द अज जल्द जो है वो हमें देखने को भी मिलेगा। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं खेल के मैदान का। तो सबसे बड़े खेल का सबसे अहम टूर्नामेंट अपने आखिरी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुका है और कौन होगा वर्ल्ड T20 का नया सुल्तान, इस बात का फैसला भी होने को जा रहा है। और सारी कौम की जो नजरें हैं वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम पर जमी हुई हैं, जहां टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त कौमी शाहीन उड़ान भरने को तैयार है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज शाम 7 बजे जो है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। टाकरा होगा। नाकाबिले शिकस्त कौमी शाहीनों का मुसलसल फतुहात से मुराल काफी हाई तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्रीन शर्ट्स T20 वर्ल्ड कप 2010 के सेमीफाइनल में माइक हसी के छक्कों की तल्ख यादों को सामने रखते हुए 11 साल पुरानी शिकस्त का बदला लेने के लिए भी पर तोल रहे हैं। तो दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया भी शाहीनों को टफ टाइम देने के लिए अपनी कमर कसे हुए है। तो T20 वर्ल्ड कप जीतने की किसकी उम्मीदें दम तोड़ेंगी और कौन जाएगा फाइनल में, माजी का रिकॉर्ड और मौजूदा सूरत हाल क्या नवीद सुना रही है, इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने एक्सपर्ट मेहमान को मदु कर रखा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर नज़ीर साहब हैं, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार भी हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आज जो है सबकी नज़रें जो हैं इस वक्त दुबई के स्टेडियम में हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है मद्दे मुकाबले होने जा रही हैं, सेमीफाइनल का मैच है। तो बताइएगा क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किन किन फैक्टर्स की बिना पर हार जीत का फैसला होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं जब आपके स्टूडियो में बैठा तो आपने वो सब्जी की मार्केट अंडे मुर्गी का लेके बैठ गए। आज तो इन लोगों को भूल जाना चाहिए, ये तो चलता रहता है, मगर यह क्या खुशी का दिन है। पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलता हुआ यहाँ तक पहुंचा और 22 करोड़ अवाम के दिल जीते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी सब शामिल हैं कि पाकिस्तान जो आज क्रिकेट खेलेगा वो आप देखिएगा मुख्तलिफ होगी। देखेंगे रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी वो ICC के सेमीफाइनल या फाइनल में आता है वो कभी लूज नहीं करता, ये हिस्ट्री है। जैसे इंडिया जब पाकिस्तान कभी नहीं जीता था तो वो इंडिया हार गया, मगर ये उम्मीद मैं ये करता हूँ इंशाल्लाह ताला आज ये ब्रेक रिकॉर्ड होगा, पाकिस्तान आज जीतेगा। बड़ी दिलेराना क्रिकेट खेली है ये, मैं आपको बताऊं एज ए क्रिकेटर मैं काफी अरसे से देख रहा था कि हमारी जो क्रिकेट में एक नया पोटेंशियल, नया जज्बा और नए एक टीम के साथ वहां अंदर जो खेल रहे हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा। यानी कि हर प्लेयर जो है ना वो आप देखने 4 शोबे हैं जी, ओपनिंग है, मिडल ऑर्डर है, स्पिन है और फास्ट ट्रैक है। ये चारों शोबे में पाकिस्तान इस टाइम
अच्छे 100% जो है ना मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अच्छे तरीके से। वंडरफुल है, यानी कि आप पे भी रिलाई नहीं करना, मैं उस पर नहीं कहा, हर एक जिम्मेदारी ली हुई है। और उसका नतीजा ये देखने कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अभी तक 5 मैचों में नहीं हारा, नाकाबिले शिकस्त रहा है बिल्कुल, और सबको पछाड़ के रख दिया। अगर देखा जाए तो आज के मैच की बात की जाए, अगर टॉस से ही स्टार्ट कर ली जाए तो अगर टॉस जीत जाता है पाकिस्तान, तो आपको क्या लगता है पहले बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा? देखिए कल का अगर मैच देख लें, मॉर्गन ने भी टॉस जीता, उसने बैटिंग की। देखिए मैडम टॉस जो होता है ना जस्ट सेकंड का होता है, उसके बाद हमने 40 ओवर भी तो खेलने हैं, जो आपने मैंने क्राउड ने मैच देने टॉस देके घर को चला जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मगर ये देखें वो यार प्रोफेशनल, आप जैसे प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं, पूरी खबरें लेकर करती हैं, आप बड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमें पैसा मिलता है इस काम के लिए, चाहे टॉस हारो, चाहे जीतो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, हमने खेलना है, हमने परफॉर्म करना है, हमने 22 करोड़ आवाम का दिल जीतना है। मगर ये है कि पाकिस्तान अगर में टॉस चले हार ही जाता है, मगर फिर भी घबराना नहीं, जैसे खान साहब कहते हैं। मैं ये कहूंगा हमें कम से कम जो है ना इसमें अगर टॉप पहले बैटिंग आती है 170 to 80 रन हमें बनाना पड़ेगा, तो हमारी जो बॉलिंग है वो इस टारगेट को आराम से इंडिया के बैट्समैनों को गिरा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर बैटिंग लाइन की अगर बात कर ली जाए तो अगर आज के प्लेयर्स पे बात की जाए तो किन पे ज्यादा आप पिन पॉइंट करेंगे कि उन पे आप ज्यादा रिलाई कर सकते हैं या फिर वो ज्यादा अच्छा दीवार बन सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के सामने? मेरे लिए तो सारे 11 प्लेयर इस टाइम दीवार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आज देखें हमारा ओपनिंग बैट्समैन जो है रिजवान और बाबर वंडरफुल, लेकिन रिजवान का कह रहे हैं वो बीमार है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जो जराए कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। ये आपको पता थोड़ा बहुत आगे मौसमी होता है, वहाँ पे गर्मी भी है, फ्लू वगैरह है, छोटा मामूली सा है, और उनका कोरोना जो भी है वो भी माशाल्लाह बेहतर है, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं है। रिजवान ही खेलेंगे, बस आप दुआ करेंगे पाकिस्तान जैसे 5 मैचों में खेलता आ रहा है वो भी आज इस तरह खेलता दिखाई दे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या लगता है आपको, मतलब आज ओपनिंग में कौन आएगा? वही टीम होगी जो हम पहले भी देखते आए हैं? 100% वही टीम होगी मैडम, इसमें कुछ छेड़ने वाली बात नहीं है। देखें एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और हमारे जो ओपनर्स हैं, आप दुनिया के जो ओपनर्स को भी देख लिया, हमारे ओपनर्स विकेट पे खड़ा रहना जानते हैं, वो जैसे जैसे वक्त ओवर गुजर जाते हैं अपनी विकेट को बिल्ड करते जाते हैं। मेरे ख्याल से यही पैटर्न रहेगा और आज भी वही सेम टीम खेलेगी। अगर हफीज की बात की जाए सर, तो क्या लगता है आपको वो एक वीक लिंक है? क्योंकि हम देखते हैं जब भी वो जाते हैं वो 2-3 शॉट्स के बाद पवेलियन लौट आते हैं, क्या उनके साथ क्या मसला चल रहा है, क्या लग रहा है? क्रिकेटर मैं जो समझता हूँ इसमें जो बैकबोन है ना वो शुएब और हफीज है, एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप ये देखें वो ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे शुएब मलिक ने लास्ट जो मैच देखा पाकिस्तान स्कॉटलैंड के खिलाफ 11-12 ओवर में 110 रन बनाए थे, सब ये कह रहे थे कि यार ये पाकिस्तान 130, मगर देखिए शुएब मलिक एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपको बता दूं ये सारे वर्ल्ड कप जब का T20 सारे वर्ल्ड कप खेलता हुआ है, पूरी दुनिया की लीग खेल चुके हैं, इसको हर हाव नो को पता है, इसको प्रेशर लेना नहीं आता, उसको पता है कि कैसे लीग को डेवलप करना है। आप देख लें उसने 50 रन किए हैं, वो 190 तक हम देखे हैं। हफीज भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है जी हमारा, उसको हमने सपोर्ट करना है, और आज ये एक ऐसा मैच है उसमें हर एक ने करना है। तो मैं तो कहता हूँ इनकी बारी भी ना आए। अच्छा, अगर हम आती है तो मैंने तो कहता हूँ हमारे बाबर में ऐसी हिम्मत है, हमारे रिजवान में ऐसी शॉट्स है, यानी कि वो कंप्लीट लेके जा सकते हैं। लेकिन हम इस दफा देखते हैं आमिर साहब कि वो जो एक प्रेशर पहले हम देखते थे ना बॉयज के ऊपर, यहाँ पे अपने खिलाड़ियों के ऊपर, वो वाला प्रेशर नहीं हम देख रहे, इवन कि वो अगली टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा क्या इन्होंने बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, ये बार बार कई मैं चैनल पे बैठता हूँ। देखें मैडम, जब आपका घर का माहौल या आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो ना, तो आप दिलेराना फैसले करते हो, आप निडर होकर खेलते हैं, निडर होकर फैसले करते हैं। हमारे जो नए चेयरमैन साहब आए हैं क्रिकेट बोर्ड के, रमीज राजा, ये मैं सारा उनको क्रेडिट देता हूँ। अच्छा। वो जैसे ही आए हैं उन्होंने देखे माइंड सेट चेंज किया, उन्होंने फ्लैंडर को डाला, उन्होंने मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलियन, जैसे आज हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, हेडन से हमें फायदा लेना भी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंड है। और मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलियन जो है ना बड़े दिमाग के और बड़े हिसाब के ना बड़े मजबूत होते हैं, वो इन प्रेशर को बड़ा अच्छा हैंडल करना जानते हैं। मेरे ख्याल से उसने उसको डिलीवर किया होगा। हमारे प्लेयर देखे जो आजादाना शॉट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, ये एक अच्छा माहौल है ड्रेसिंग रूम का, जिसका बाबर आजम कई कॉन्फ्रेंस में ये कह चुका है कि जी मुझे आजादाना फैसले करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, मैं दिलेर होकर क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों, अपनी जो टीम है उसको भी पूरा सपोर्ट करूँ, और पूरी मैनेजमेंट का साथ है जी। चेयरमैन आपको देखने बार बार आता है, वो कह रहे स्पोर्ट का दिलेरा ना खेलो, और क्या चाहिए? मतलब हमारे अगर कैप्टन जो है वो ही मजबूत हिसाब के मालिक होंगे तो पूरी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। कैप्टन होगा, देखिए जहाज पायलट होगा, जहाज नहीं चलाना है तो गिर जाएगा ना, मगर ये सारा कप्तान पे डिपेंड करता है। कप्तान सबसे बड़ी बात है, उसने 450 किए हुए इस वर्ल्ड कप में, ये भी बड़ी एक ऑनर की बात है कि लीडर के लिए। वो देखिए प्रेशर नहीं, इसका मतलब प्रेशर नहीं ले रहा तो तब वो 450 कर रहा है, मगर ये है कि कप्तान इस तरह लग रहा है कि हमारी जो टीम है ना ये कुछ करके दिखाई। बिल्कुल ऐसी है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं हमारे जो पाकिस्तानी
पुरानी टीम है और माशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि इसी तरह वो लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते भी जाए, जितने वो अब अभी तक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 22 करोड़ अवाम का दिल बार बार जीत रहे हैं और आज भी इंशाल्लाह वो जीतेंगे। बॉलर्स की अगर बात की जाए तो आमिर साहब क्या बॉलर्स के वाले से क्या कहेंगे, कौन ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए मैं आप थोड़ा सा एज ए फास्ट बॉलर मैं थोड़ा सा बता दूं अपने व्यूअर्स को भी, जो सुनने वाले जो फास्ट बॉलर है, ये कि जब इंडिया के खिलाफ शहनशाह अफरीदी ने जो ओवर किया, जब हमने रोहित को किया और राहुल को आउट किया, मैं कहता हूँ 2 गेंदें सिर्फ वो उस तरह की इनको करे, एलन फिंच को और वार्नर को, इनको वेवर हमने बॉलिंग नहीं करनी। अगर हम ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं हुक पुल के लिए तैयार होते हैं, उनको हमने विकेट टू विकेट बॉल करना है और आगे की तरफ इसको करना है। अगर हम ये करेंगे और हमारा जो अमाद वसीम है, शादाब है, आज इनका बहुत अहम रोल होगा। क्योंकि हमारे देखिए फास्ट बॉलर तो वंडरफुल बॉलिंग कर रहे हैं। हमारा हसन अली है, वो हारिस रऊफ है, जो शहनशाह अफरीदी है, ये तो बड़ी अच्छी ओवर करे। मगर हमारा आज जो अक्सर टाकरा होगा वो स्पिनर्स का होगा, अमाद वसीम और शादाब का, क्योंकि वो बड़े अच्छे स्पिनर्स को भी खेलते हैं, क्योंकि वो हाउ सब जानते हैं, सब खेलते हैं लीग्स वगैरह, तो उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। मगर ये है कि आज हमारा जो मैं जो देख रहा हूँ, हमारे स्पिनर्स का अहम रोल होना चाहिए। अच्छा, आज स्पिनर्स जो है वो ज्यादा अच्छी अगर कारकर्दगी दिखाएंगे तो हम लोग जो है इंशाल्लाह जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर हसन अली की बात की जाए तो वो पिछले मैचेस में बहुत अच्छी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, तो उसमें क्या कहेंगे, उनको किस तरह आज कौन से नंबर पर आना चाहिए और क्या करना चाहिए? हसन अली देखे, वो तो मैच विनर है, देख रही मैं तो ऑलवेज उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक टीम लीडर है, टीम की तरह वो लड़ता भी और फील्डिंग में भी दे लें, बैटिंग में भी दे लें। इंजरी के बाद वापस आए, हमें उसको सपोर्ट, मैं कहता हूँ आज हमें हर एक को सपोर्ट करना है। हमें ये आज कोई नहीं ये कहना ये वो लूज नो, हमें आज ये देखना कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेमीफाइनल है और हमने क्या हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में जाना है और हमने इनको कैसे हमें गिराना है। हमारा आज फोकस ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए हमेशा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर हम आ जाएं, अगर उनकी बात करें तो आपको क्या लगता है उनमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं? देखिए मैडम, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट वर्ल्ड चैंपियन भी है और सेमीफाइनल में आना है, इसका मतलब वो अपने पूल में जीत के आगे आई है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास बड़े एलन फिंच है, वार्नर है, स्मिथ है, मैक्सवेल है, स्टोनिस है, मार्श है, नो डाउट वो ही वेरी गुड साइड। मगर ये है कि हमने आप देख रहे हैं कि उनकी वीकनेस क्या है। हमने मैथ्यू हेडन जो कोच बना हुआ है बैटिंग, उससे हमने क्या अचीव करना है वो हम उनकी वीकनेस बताएगा और हमने उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये हमारे बॉलर्स का और हमारे बैट्समैन का एक ऐसा इम्तिहान है जो उसको मैथ्यू हेडन की इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके वो समझ लिया जाए तो हमारे लिए फायदा होगा। अच्छा, मतलब एक चैलेंजिंग हो सकती है चीज। मैं डेफिनेटली वो बड़े अच्छे बैट्समैन है जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी जो बॉलिंग है थोड़ा सा मैं कहता हूँ वो वेवर्स हैं 150 पे जाते हैं, मगर ये कि पाकिस्तान के लिए बड़े सूटेबल है क्योंकि वो शॉट भी मिचेल स्टार्क वगैरह कमिंस का रिकॉर्ड दे ले 4 ओवर में 40-50 रन खाए हुए। मगर इसका मतलब उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो थोड़ी सी मुझे जो लगती है वो वीक लगती है। हमारे बैट्समैन को भी सूटेबल है उनकी बॉलिंग, वो रिजवान जैसे खेलता है, जैसे बाबर खेलता है, शुएब खेलता है, वैसी बॉलिंग मिलती हो तो इंशाल्लाह ताला हम 180-70 करेंगे इसमें। 180 और 170 तक चले जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से पहली ही जो जोड़ी आएगी ना वही सारा कर जाएगी। तो अगर पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है, इंशाल्लाह पहुंचेगा, तो उसका टाकरा होगा न्यूजीलैंड जो ऑलरेडी एक टफ टाइम है हमारे लिए भी और उनके अपने लिए भी वो टफ टाइम है। उनका सिक्योरिटी का मसला पहले भी हमने हल किया, आगे भी इंशाल्लाह हल करेंगे। तो क्या कहेंगे, हमारा ये भी रिकॉर्ड टूटने वाला आगे जाके? इंशाल्लाह देखिए, न्यूजीलैंड जी फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में आई है और उसने जो क्रिकेट खेली है वंडरफुल क्रिकेट खेली है। रात को उन्होंने जैसे लोग कह रहे 2 विकेट गिर जाने के बाद कोई नहीं ये समझ रहा था कि यार ये न्यूजीलैंड जीतेगा। मगर देखिए T20 एक ऐसा खेल है, ये किसी टाइम 1 ओवर में 4 बदल सकता है। मगर ये है कि उन्होंने अपने हिसाब देखे, उनका मिचेल जो हालांकि गर्मी है, घोड़े जो होते हैं वो गर्मी में गिर जाते हैं। मैं दाद देता हूँ न्यूजीलैंड को जिन्होंने उस सिचुएशन को संभाला और जो मैं कहता हूँ इयन मॉर्गन की अगर कैप्टनसी को देखें उसने बहुत ही थकी हुई कैप्टनसी की है। मोइन अली को 4 ओवर ना करवाना, मोइन अली जो पहले 3-3 4-4 आउट करता आ रहा था, फिर उसने नीचे वाले जो देखे मैडम जो T20 जो क्रिकेट होते हैं ना वहाँ ताकत वाले जो लास्ट डेप्थ ओवर होते हैं ना वहाँ पे स्पेस वाले बॉलर होंगे, यॉर्कर मारने वाले, लाइन और लेंथ वाले बॉलर नहीं चलते क्योंकि ये 120-125 की स्पीड से आ रहे तो बड़े बहुत ईजी होता है ऐसी बैटिंग विकेटों के ऊपर आपको हिट कर सकते हैं। जैसे रात को आपने देखा उनके जो फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की और मिचेल जो है उनके जो ओपनर थे वो आराम से उनको मारा। बिल्कुल ऐसे नॉट आउट रहे हैं वो और इतनी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है। तो इसमें भी हमें लगता है कि फाइनल में नाकाबिले शिकस्त रहकर पाकिस्तान जो है हिस्ट्री बनाएंगे, एक और रिकॉर्ड बनाएंगे। तो पहले हमने देखा इंग्लैंड ने पहले इनकार कर दिया, अब वो सॉरी करके दोबारा आना चाह रहे हैं, तो कैसे जेस्चर देखते हैं ये आप?
देखें चले वो जो हो गया जो देखें उनका टॉम हैडल जो सीईओ है वो भी आके मिल से लगे, हमारा नेक्स्ट जो है ना प्लान जो दे दिया गया, चले उनको गलती तो एक्सेप्ट की ना। आप ये देखें वो पाकिस्तान ना इंग्लैंड का उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मगर ये आप ये देखें प्रेशर कितना था उनके ऊपर, उसके हमें तो नुकसान हुआ ही हुआ है, मगर आप ये देखें इंटरनेशनली जो है पूरा ओवर द वर्ल्ड उनके कमेंटेटर उनके अपने क्रिकेटर ने उसके ऊपर जो है तनकीद की, जिसकी बिना के देखिए गोरा एक बहुत मैं समझता हूँ एक बड़ा माइंड का होता है, उसका देखे ना जब उससे कोई गलत काम हुआ है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। अच्छा। मगर आप देखें मिसाल है चेयरमैन का इस्तीफा दे देना, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब एक अच्छा जेस्चर है। और हमारे पाकिस्तान में जब ये आएंगे क्रिकेट का वो जो एक दोबारा से फीवर हाई होगा और हम लोग भी जो क्रिकेट के दरवाजे बंद हो चुके थे वो दोबारा से खुलने जा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी कामयाबी है हमारे लिए। हमारे साथ मौजूद है आमिर नज़ीर साहब, टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और तज्जियाकार भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर बड़ा अच्छा रहा आपसे गुफ्तगू करके। और जनाब आज आपको पता है जिस तरह 11 नवंबर है और आज टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें उम्मीद है और हमारी दुआएं भी हैं पाकिस्तान के साथ कि वो आज सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल में पहुंचे, जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान लेकर आए। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं उनके साथ। जनाब उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।